हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7 द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्वराज। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों यार, आपको याद दिला दूं कि जस्ट इसके पहले हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी और ये चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या था कि जो स्वराज है क्या है, एक तरीके से गवर्नमेंट जैसे हम चलाते हैं तो उसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, उसी प्रकार स्वराज को चलाने के लिए किसी एक इंसान की बस की बात नहीं है। जैसे शिवाजी महाराज ने फाउंडेशन रखा, नींव रखी, उसकी एस्टैब्लिश किया स्वराज को, लेकिन वो अकेले पूरे स्वराज को नहीं चला सकते थे। उसको चलाने के लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों का होना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अष्ट प्रधान मंडल तैयार किया, 8 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि मैंने कल लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है लेक्चर नंबर 1 कि कौन से पोजीशन के लोग, क्या नाम है उनका और क्या काम वो करते थे शिवाजी महाराज के गवर्नमेंट के अंदर, यानी कि स्वराज के अंदर, ये सभी चीज़ लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा दिया है मैंने। तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लेना और लेक्चर नंबर 1 देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। और साथ में प्लेलिस्ट भी कंटिन्यूसली चेक करते रहो। आपके पूरे 7th स्टैंडर्ड का 100% सिलेबस कंप्लीट है, साइंस का, मैथ्स का एंड बाकी सब्जेक्ट्स का। सोशल स्टडीज़ के ऑलमोस्ट बहुत सारे 50% हो चुके हैं, 50% बाकी है, तो वो हम लोग कंटिन्यूसली बना रहे हैं। आने वाले टाइम में जल्द से जल्द वो खत्म हो जाएगा, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। और 2 और चैनल है, JR टॉक्स और JR व्लॉग्स। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके देख लो। हमारे चैनल के सेक्शन के अंदर ही आपको दोनों चैनल दिख जाएंगे, जाके विजिट कर लेना। वीडियोस देखो, खोल के वीडियोस देखो, आपको पसंद आएगा तो ही सब्सक्राइब करो, कोई मैंडेटरी नहीं है। आपके राहुल सर का अपना चैनल है यार, आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा, ठीक है ना। आप तो अपनी फैमिली हो, तो जरूर से जाके देख लेना, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर वीडियो की, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्वराज। तो देखो, आज का टॉपिक सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले क्या है कि एग्रीकल्चर जो था हमारा उस टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज था। आपको पता होगा कि उस जमाने में कोई ऐसा कंपनी वगैरह होते नहीं थे, फैक्ट्री वगैरह होते नहीं थे कि लोग जाके पढ़ाई लिखाई करके, ग्रेजुएशन करके जाके जॉब मिले, IT पे काम करे या फिर कोई भी कंपनी में काम करे, ऐसा तो होता नहीं था। तो जो भी उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम या फिर बोल लो जीने का जो जरिया था, वो क्या था, एक तरीके से एग्रीकल्चर था। तो एग्रीकल्चर के भी बहुत सारे पॉलिसीज थे। तो एग्रीकल्चरल पॉलिसी हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले। एग्रीकल्चरल पॉलिसी, उस टाइम पे शिवाजी महाराज ने क्या क्या पॉलिसी क्रिएट की थी एग्रीकल्चर को लेके, ठीक है। तो और अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर जो था सबसे इंपॉर्टेंट मेन ऑक्यूपेशन माना जाता था, जितने भी लोग हुआ करते थे वहां पे। और वो शिवाजी महाराज ये जानते थे कि लोग जो है एक टाइम पे खेती करना कभी बंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है, आप कितने भी अमीर बन जाओ, जैसे आज के रेट में मैं बात करूं, आप कितने भी अमीर बन जाओ, कितने भी आपके पास पैसा कमा लो, आप खाओगे तो रोटी और चावल ही ना, ठीक है ना। इसके अलावा तो कुछ चीज होता नहीं है। जो भी चीज बनती है वो गेहूं से बनती है, चावल से बनती है, बाजरा, जो भी मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होती है, सब्जी उगती है, तभी आप खाते हो ना कोई भी चीज, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम जितना भी ज्यादा पैसा कमा ले, हम नोट तो खाएंगे नहीं, सिक्का तो खाएंगे नहीं, पैसे तो खाएंगे नहीं, कुछ चीजें उसका खरीद के ही खाएंगे। तो सबको मालूम था कि एग्रीकल्चर विल बी द लाइक मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया। एंड इंडिया क्या, जितने भी लोग हैं, ह्यूमैनिटी जो है वो एग्रीकल्चर करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कितना भी अच्छा कर लो, अगर आप खेती नहीं करोगे तो आप कुछ खा नहीं पाओगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने बहुत ज्यादा फार्मर्स के ऊपर ध्यान देना शुरू किया कि फार्मर्स को किसी चीज की कमी ना हो, फार्मर्स को बहुत सारी चीजें प्रॉपर तरीके से मिला जाए। ये सभी चीज वहां पे शिवाजी महाराज ने प्रोवाइड करने की कोशिश की। और उसको देखरेख करने के लिए अन्नाजी दत्तो जो थे, जो उनके क्या थे, सचिव थे ना, जो उनके सेक्रेटरी थे, तो उनको यहाँ पे एक तरीके से लगा दिया कि आप ये सब चीज़ का देखरेख करो और इसके बारे में इंफॉर्मेशन, जो भी चीज़ों की जरूरत पड़ी वो मुझे इन्फॉर्म करो। ये सभी चीज़ें होने लगा। एंड साथ ही में उन्होंने एक और चीज़ बॉर्न किया था कि जो उसके ऑफिसर्स थे, बहुत सारे शिवाजी महाराज के ऑफिसर्स होते हैं, वो क्या करते थे, फार्मर्स से ना जबरन रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, टैक्सेस कलेक्ट करते थे। लेकिन टैक्सेस तो ऑब्वियसली देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप देखो, आज आप गवर्नमेंट में हो तो आप कुछ पैसे कमाते हो, अगर अच्छा पैसे कमाते हो तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। सेम उसी प्रकार शिवाजी महाराज के अंडर में भी जो किसान खेती करता था, उसका सम पार्ट, मतलब बहुत ही छोटा सा पार्ट टैक्सेस के रूप में शिवाजी महाराज को जाता था, शिवाजी महाराज के अंडर में जाता था। लेकिन कुछ उनके ऑफिसर ऐसे थे जो ज्यादा टैक्स वसूल करते थे। तो इस बात की जब बात को पता चली, शिवाजी महाराज को जब ये बात पता चली, तो उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने अपने जितने भी ऑफिसर्स था उनको वार्न किया, उनको धमकी दिया कि अगर आपने जो सेट किया है, मैंने अनुमान लगाया है, जो मैंने डाल के रखा है कि इतना ही टैक्स जो है वो कलेक्ट करना है, अगर इससे ज्यादा आप टैक्स को कलेक्ट करोगे तो आपके ऊपर एक्शन हो जाएगा। तो जितने भी ऑफिसर्स थे उनको पहले से ही धमकी देके रखा था शिवाजी महाराज ने, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा काम किया था, ताकि फार्मर्स जो है वो परेशान ना हो। और साथ ही में कभी कभी ऐसा भी होता था कि जो भी फार्मर्स होते थे, तो कभी कभी ऐसा होता था कि उनकी जो लैंड होती थी वो अनकल्टिवेटेड रह जाती थी। कभी कभी ऐसा होता था सूखा पड़ गया,
कभी जमीन खराब हो गई, फसल खराब हो गई तो अनकल्टिवेटेड रह जाती थी। कभी कभी लड़ाई वगैरह होते थे ना, वॉर वगैरह, तो फॉर एग्जांपल अगर लड़ाई झगड़े हो रहे तो किसी के खेत में हो रहे, किसी के जमीन में हो रहे, तो पूरा जमीन तो खराब हो जाएगा। तो कभी भी ऐसे चीज़ों की वजह से अगर आपकी फसल खराब हो रही है, आपकी खेती खराब हो रही है और फार्मर्स जो है वो अनाज प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो उससे कोई भी टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। इस प्रकार का नियम भी शिवाजी महाराज ने बनाया था। तो कितना अच्छा था, मतलब शिवाजी महाराज कितने अच्छे थे। आज के गवर्नमेंट में किसी को फर्क नहीं पड़ता है, कोई मरे चाहे कोई जिए, किसी को फर्क नहीं पड़ता, सबको पैसे कमाने से मतलब है। लेकिन शिवाजी महाराज ऐसे नहीं थे, इसीलिए तो हम छत्रपति शिवाजी महाराज को इतना मानते हैं। वो तकलीफ देखते थे, लोगों की तकलीफ भी देखते थे, ठीक है। ऑब्वियसली उनको पैसा भी चाहिए था, तभी तो वो लड़ाई करेंगे, तो इसके लिए वो टैक्सेस भी लेते थे। लेकिन वो ये भी देखते थे कि अगर वो आप कैपेबल नहीं हो टैक्स देने के लिए तो आपसे जबरदस्ती नहीं लिया जाएगा, ये भी वो देखते थे। तो बहुत ही अच्छे थे दिल के और बहुत ही महान व्यक्ति रहे हैं, इसीलिए हम लोग शायद बहुत ज़्यादा उनको मानते हैं, शिवाजी महाराज को। और अगर बात करें तो महाराज ने अपने जितने भी ऑफिसर्स थे उनको हेल्प करने भी बोला था, कि जैसे कुछ फार्मर्स है जो गरीब होते हैं, जो बैल नहीं खरीद सकते, बैल होते हैं ना, बैल प्लविंग करने के लिए, ठीक है ना, खेतों में काम करने के लिए बैल होते हैं, आपको पता है ना, बुलक्स होते हैं, ठीक है, प्लविंग करने के लिए, खेत को जोतने के लिए जो प्लविंग करने के लिए जो बुलक्स लगते हैं वो उनके पास नहीं होते थे। वो एक्स जिसको बोलते हैं, जिससे खुदाई करते हैं, वो नहीं होते थे, ठीक है ना। फिर प्लविंग मशीन नहीं होते थे, प्लविंग मशीन मतलब वो एक कुल्हाड़ी जिसको बोलते हैं, उस टाइप के ऐसे चीज़ नहीं होते थे, बीज नहीं होते थे, सीड्स वगैरह नहीं होते थे। तो शिवाजी महाराज ने अपने ऑफिसर्स को बोल के रखा था कि फार्मर्स को अगर किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है तो आप लोग उसको प्रोवाइड करो, ऐसा शिवाजी महाराज ने अपने ऑफिसर्स को बोल के रखा था। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, किस प्रकार का एग्रीकल्चरल पॉलिसी शिवाजी महाराज ने अपने फार्मर्स लोग के लिए, किसान लोग के लिए किया था। अब नेक्स्ट बात करें, एग्रीकल्चर की वजह से बहुत सारी चीजें हो तो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत ज्यादा सवाल उठता था कि यार कैसे पैसे बनाए जाए, है ना, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। तो यहाँ पे जो विलेज होते थे, तो विलेज का क्या इकोनॉमी होता था वहां पे उस टाइम का, ठीक है ना, विलेज इकोनॉमी, ये थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो विलेज इकोनॉमी का क्या रोल था? तो गांव में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लोग पैसे नहीं कमाते थे, क्योंकि वो टाइम पे पैसे कमाना इज़ नॉट द बिग डील। वो टाइम पे खेती करना है, अपना खाना है और कुछ चीज़ों को बेचना है, तो वही सब चीज़ें हुआ करती थी। तो विलेज इकोनॉमी जो था उसमें एग्रीकल्चर जो था सबसे मेन चीज़ था, इट इज़ द बैकबोन ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है ना। तो वो टाइम पे क्या होता था कि एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ाया जाए, एग्रीकल्चर चीज़ों को कैसे बढ़ाया जाए, खेती अच्छे से कैसे परफॉर्म हो, ज़्यादा अनाज को कैसे पैदा किया जाए, उपजाऊ ज़मीन कैसे किया जाए, ये सभी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे थे, ठीक है ना। और साथ ही में कुछ ऐसे लोग भी थे जो आर्टिसंस थे, आर्टिसंस यानी कि एक तरीके से जो कुछ प्रोडक्ट्स बनाते थे, जैसे कुछ मटके बनाने वाले होते हैं, गोल्ड स्मिथ होते हैं, ब्लैक स्मिथ होते हैं, आपको पता ही होगा। तो ये सब आर्टिसियंस होते थे। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से यहाँ पे जितने भी विलेजर्स होते थे तो अपना काम कभी ना कहीं कर लेते थे। जैसे कुछ लोग खेती करते थे, कुछ लोग कारीगरी का काम करते थे, कारपेंटर हो गया, ये सब चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिसंस बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हुआ था। और फार्मर्स को भी एक डेफिनाइट शेयर जो है वो अपने जितने भी वो प्रोड्यूस करते थे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, यानी कि जो क्रॉप्स, जो फसल जो वो प्रोड्यूस करते थे, उसमें से थोड़ा सा शेयर वो किसको देते थे, यहाँ पे आर्टिसंस को देते थे, ताकि उनका भी जो है वो भला हो सके एंड उनका भी ये सब चीज़ें हो सके। और वो शेयर जो उनको देते थे उसको बलूटा कहते थे, ठीक है। क्या कहते थे? बलूटा। मतलब जो फार्मर्स लोग किसको, आर्टिसंस को जो अपना शेयर देते थे ना, शेयर मतलब कौन सा, आज के डेट में स्टॉक मार्केट वाला शेयर नहीं, वो शेयर कौन सा, अपना हिस्सा, एक तरीके से जो फसल वो उगा रहे हैं उसमें से एक छोटा सा हिस्सा दे रहे थे, तो उस चीज को बलूटा कहा जाता। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय बलूटा, याद रहेगा। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, साधारण सा चैप्टर है, बहुत ही इजीली मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। अब ये विलेज इकोनॉमी तो हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात और थी दोस्तों सबके मन में कि यार ऐसे कब तक चलेगा, अगर हम लोग सिर्फ खेती करेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो हमारा इकोनॉमी कैसे बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं शिवाजी महाराज ने ये सब चीज़ नोटिस किया और उन्होंने एक और चीज़ फोकस किया कि अब हमें थोड़ा सा व्यापार के ऊपर भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तभी हमारे पास वेल्थ आएगा, ठीक है ना। वो समझ चुके थे ना शिवाजी महाराज की यार ऐसे नहीं चलने वाला, तो उन्होंने बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया। तो हमारा टॉपिक है अभी बिजनेस, ठीक है, बिजनेस या फिर ट्रेड, ठीक है। तो बिजनेस या फिर ट्रेड की अगर बात करें तो शिवाजी महाराज समझ चुके थे कि if we want to collect more revenue, if we want to earn more money, or we have to generate more wealth, then we should have to do business or trade, something हमें करना पड़ेगा, तभी कुछ ना कुछ होगा। तो वहाँ पे क्या हो गया कि जो बहुत सारे ट्रेडर्स जो होते थे उनके साथ शिवाजी महाराज ने कहीं ना कहीं एक तरीके से बैठक की और उनके साथ बातचीत करने की कोशिश की कि क्या सोल्यूशन हो सकता है और किस प्रकार हम लोग ये सब चीज़ को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो मर्चेंट्स होते थे, मर्चेंट्स यानी कि कहीं ना कहीं एक तरीके से व्यापारी आप बोल लो, तो एक तरीके से जब होते थे तो उनके साथ मिलके बैठक होती थी और क्या सामान की उपलब्धि है यहाँ पे, कि क्या सामान है यहाँ पे, क्या सामान नहीं है, किस चीज़ को हमें दूर से लाना पड़ेगा, किस चीज़ को हम अपने गांव से दूसरे गांव में बेच सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होने लगा और शिवाजी महाराज ने देखा यहाँ पे कि उनको मर्चेंट्स को एक तरीके से बोला कि जो भी जो मर्चेंट्स रहेंगे एक तरीके से,
ठीक है ना, वो क्या है, किंगडम के ऑर्नामेंट्स है, यानी कि जागीर है एक तरीके से बोल सकते हो। तो ये शिवाजी महाराज ने वर्णन किया था और उन्होंने अपने पॉलिसी में बताया, एक पर्टिकुलर एग्जांपल सेट किया था। जैसे सॉल्ट वो टाइम पे बहुत ज्यादा चलता था, अभी भी चलता है, ऐसी बात नहीं है। तो सॉल्ट आपको पता है, नमक, तो जो हमारा कोंकण का इलाका है, ठीक है ना, आपको पता है हम महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो कोंकण का जो इलाका है वहां पे सॉल्ट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, पहले भी होता था। तो सॉल्ट इंडस्ट्री हुआ करती थी। लेकिन क्या होता था कि एक जमाने में जो लोग जब सॉल्ट लेते थे ना, तो वो पोर्तुगीज से लेते थे, मतलब पोर्तुगीज के जो इलाके होते थे ना, जो पोर्तुगीज के कब्जे में होते थे, पोर्तुगीज टेरिटरी के, तो वहां से सॉल्ट लेते थे। लेकिन वो थोड़ा सा महंगा पड़ता था। तो शिवाजी महाराज ने सोचा, अब मैं क्या करूंगा कि ये जो पोर्तुगीज टेरिटरी से जो सॉल्ट आता है ना, उसके ऊपर जो टैक्स होता है ना, वो मैं बढ़ा दूंगा। क्या कर दूंगा, उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दूंगा। तो जब टैक्स बढ़ा दूंगा तो दाम भी बढ़ जाएगा उसका। तो जब दाम बढ़ जाएगा तो आम जनता जो पोर्तुगीज टेरिटरी से जो सॉल्ट लेती थी वो लेगी क्या, महंगा हो गया तो नहीं लेगी। तो यही दिमाग शिवाजी महाराज ने लगाया कि टैक्सेस बढ़ा दिया पोर्तुगीज टेरिटरी के सॉल्ट के ऊपर, एंड अब वो अपने कोंकण साइड के लोगों को बोल के सॉल्ट प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया सॉल्ट इंडस्ट्रीज के थ्रू, और वहां का जो प्राइस है वो कम रखा। तो अब लोग के पास ऑप्शन हो गया कि पोर्तुगीज टेरिटरी से जो सॉल्ट आ रहा था वो महंगा हो गया, और अपने खुद के ही टेरिटरी में सॉल्ट अवेलेबल है, सॉल्ट मिल रहा है, तो हम पोर्तुगीज का क्यों खरीदने जाए, हम अपना ही खरीदेंगे। तो इस प्रकार का शिवाजी महाराज ने दिमाग लगाया और ट्रेड को यहां पे इंक्रीज करने की कोशिश की, बिजनेस करने की कोशिश की। तो ये बहुत अच्छे तरीके से हो गया, ठीक है। तो इसके वजह से सॉल्ट का जो प्रोडक्शन था काफी बढ़ गया, सॉल्ट रेवेन्यू आने लगा। तो ये सब चीजें होने लगा बिजनेस और ट्रेड के अंदर। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और छोटा सा टॉपिक है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अब देखो, शिवाजी महाराज जो थे, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं शिवाजी महाराज को पता था कि अगर हमारा मिलिट्री बेस ही स्ट्रांग नहीं रहेगा तो यार हम पे अगर कोई बड़ा सेना आके अटैक करता है तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मिलिट्री का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप सोचते होंगे ना कि यार हम जो हमारे जो देश है उसमें बहुत सारे लोग मतलब हमारे डिफेंस मिनिस्टर हो गए, हम क्या करते हैं, सामान खरीद के लाते हैं बाकी देश से, जैसे राफेल खरीद के लाए, विमान खरीद के लाए, शिप्स खरीदते हैं, एरोप्लेन खरीदते हैं, कौन सा वाला, लड़ाकू विमान खरीदते हैं। तो आप सोचते होंगे कि ये इतना करोड़ों करोड़ों का, मतलब 500,000 करोड़, 5,000 करोड़ का, ये सब इतने महंगे महंगे डिफेंस के इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीन गन्स वगैरह खरीद के लाते हैं, इसकी जरूरत क्या है, इसके यही पैसे हम लोग आम जनता पे क्यों नहीं खर्च कर सकते। बात तो सही है आपकी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम अपना डिफेंस को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तो कल को दूसरा देश आके हम पे अटैक कर देगा और हम पे कब्जा जमा लेगा और आप बन जाओगे गुलाम अपने ही देश में। हो सकता है ना, कल को आके तो कोई चाइना आके, कोई दूसरा देश आके हम पे अटैक कर दे और हमारा मिलिट्री बेस अगर स्ट्रांग नहीं रहेगा, हमारा एयरफोर्स, हमारा नेवी स्ट्रांग नहीं रहेगा, हमारा डिफेंस स्ट्रांग नहीं रहेगा, तो हम पे वो कब्जा जमा लेगा। है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? तो सेम उसी प्रकार शिवाजी महाराज को भी वो चीज समझी थी। तो उसी ने, शिवाजी महाराज ने बहुत सारे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन तैयार किए थे और उसमें दो मेन डिवीजन था उनका, आर्मी का। शिवाजी महाराज के दो मेन डिवीजन था, एक था इन्फेंट्री, दूसरा था कोवेल्ट्री। इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पे एक था इन्फेंट्री, ठीक है, और दूसरा था कोवेल्ट्री। ये दो उनके क्या थे, नाम थे, किसके, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से। दो मेन डिवीजन में उन्होंने क्या कर दिया था, ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को बांट कर रखा था। तो जो इन्फेंट्री था, इसमें क्या होते थे, ऑफिसर्स होते थे, जैसे कि हविलदार, जुमेलदार, ठीक है ना। ये इन्फेंट्री में क्या होते थे, हविलदार वगैरह होते थे, ठीक है ना, हविलदार, जुमेलदार, इस टाइप के थोड़े से लो ग्रेड के जो होते हैं ना, उस टाइप के ऑफिसर्स होते थे इन्फेंट्री के अंदर, ठीक है। और इसका जो चीफ होता था ना इन्फेंट्री का, वो होता था सरनोबट। इन सब का चीफ कौन होता था, सरनोबत, ठीक है ना। सरनोबत नाम का जो व्यक्ति होता था, नाम मतलब पोजीशन है वो, ठीक है ना। तो सरनोबत इज द चीफ ऑफ द इन्फेंट्री डिपार्टमेंट, ये होता था। और जो कि हाईएस्ट ऑफिसर जो होता था वो इन्फेंट्री का, मतलब सरनोबत कौन था, सबसे हाईएस्ट रैंक वाला ऑफिसर। जैसे आज के डेट में हम लोग बोलते हैं ना, पुलिस होता है, फिर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एसीपी होता है, डीएसपी होता है, वैसे रैंकिंग्स होते हैं ना। तो सेम उसी प्रकार हविलदार, जुमेदार इज द ऑफिसर, और उसके सबसे हाईएस्ट रैंक में कौन रहेगा, सरनोबत रहेगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं इन्फेंट्री की बात कर रहा हूं, इन्फेंट्री डिवीजन की बात कर रहा हूं। फिर जो दूसरा था कोवेल्ट्री, तो कोवेल्ट्री में भी दो टाइप के कोवेल्ट्री मैन होते थे, कोवेलरी मैन होते थे, कोवेलरी, ठीक है ना, माफ करना, कोवेलरी, कोवेल्ट्री बोल रहा हूं मैं कब से, कोवेलरी है ये, कोवेलरी, माफ करना, ठीक है। अब अगर इसकी बात करूं, ठीक है, हाँ, क्या मैं तो कोवेलरी में क्या होता था, यहां पे भी दो डिवीजन होते थे, एक होता था शिलेदार्स और दूसरा होते थे बारगीर्स। तो कोवेलरी में भी शिलेदार्स होते थे, शिलेदार्स एंड बारगीर्स, ठीक है ना। ये दो टाइप के
पोस्ट होते थे इसमें भी, जैसे उसमें हविलदार जुमेलदार थे, इसमें शिलेदार एंड बारगिर्स होते थे। और शिलेदार के यहाँ पे खुद के पास घोड़े होते थे, मतलब उनका खुद का घोड़ा होता था और उनके हाथ में वेपन्स होते थे। आपने देखा होगा पुराने जमाने में जो घोड़े पे बैठ के आते थे तलवार लेके, उस टाइप के जो ऑफिसर्स होते थे वो शिलेदार कहलाते थे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और बारगिर्स जो होते थे उनके पास भी क्या होता था, घोड़ा होता था, साथ में वेपन्स होता था, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो कहीं ना कहीं दोनों के पास हथियार और घोड़े दोनों होते थे। एंड कोवेलरी में बात करें, जो बारगिर्स होते थे ये ज्यादा होते थे, मतलब शिलेदार थोड़े से कम होते थे और बारगिर्स थोड़े से ज्यादा होते थे नंबर्स में, मतलब पूरे आर्मी के अंदर ये शिलेदार थोड़े कम और बारगिर्स थोड़े ज्यादा होते थे इस हिसाब से। एंड जो रैंक था कोवेलरी ऑफिसर का, जो कि सिमिलर होता था इन्फेंट्री ऑफिसर का, मतलब इन्फेंट्री ऑफिसर का जो भी रैंक रहेगा और कोवेलरी ऑफिसर का जो रैंक रहेगा लगभग दोनों का सेम रहेगा, कोई भेदभाव उसमें नहीं होता था। और हाईएस्ट ऑफिसर जो कोवेलरी में होता था वो भी सरनोबैट ही होता था, मतलब कोवेलरी में भी सबसे हाईएस्ट रैंक ऑफिसर का नाम क्या रहेगा, सरनोबैट रहेगा, ठीक है ना। और ये हाईएस्ट जो था इसमें अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, जैसे नेतोजी पालकर हो गए, ठीक है ना, प्रताप राव गुज्जर हो गए, हबीब राव मोहिते हो गए, ये सब कुछ फेमस सरनोबैट्स रहे हैं कोवेलरी के अंदर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यार ये भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स और बचे हुए हैं दोस्तों इस चैप्टर के अंदर, तो लेकिन मैं सोच रहा हूं इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में, यानी कि इसका आखिरी लेक्चर। एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, 2 से 3 छोटा छोटा टॉपिक रह गया है, तो इसको हम लोग लेक्चर नंबर 3 जो रहेगा हमारा उसमें लेकर आ जाएंगे और पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। छोटा सा लेक्चर था, क्विक रिवीजन कर देंगे कि एग्रीकल्चरल पॉलिसी क्या था। एग्रीकल्चर पॉलिसी में हमने बहुत सारी चीज देखी कि कैसे अनकल्टिवेटेड लैंड रहेगा, तो और लड़ाई वगैरह के ऊपर से जब भी कुछ होगा तो टैक्सेस वसूल नहीं किया जाएगा। शिवाजी महाराज ने बोला बुलक्स कार्ड, सीड्स वगैरह दिया जाएगा किसानों को। विलेज का इकोनॉमी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार विलेजर्स अपना एक शेयर देते हैं आर्टिसंस को, जिसको बलूटा कहते हैं, ठीक है ना। ये सब चीज मैंने आपको बता दिया। बिजनेस और ट्रेड कितना इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल बताया मैंने, ठीक है ना। और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कितना जरूरी है, इन्फेंट्री और कोवेलरी, ये सब चीज हमने डिस्कस कर लिया। तो आज का लेक्चर इसी के साथ समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में कभी भी हम लोग कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।